बुलेटिन का आगाज करेंगे। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। वज़ीर आज़म ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मरदमशुमारी हुई है तो उसी पर इंतखाबात होने चाहिए। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाएंगे। हल्का बंदियां करना और इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। वज़ीर आज़म ने कहा, हम 90 दिन में इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर रहे हैं। निगरान सेटअप के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नाम फाइनल होने पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इसी बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा MKM फारूक सत्तार साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेश खान साहिबा और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। फारूक सत्तार साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। यकीनन आपने सुनी होगी स्टेटमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की। अगर इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होते तो MKM का इस पर क्या स्टांस है? मेरे ख्याल में अब तो ये कर्जिया वैसे भी हल हो गया है। जब वज़ीर आज़म ने ये कह दिया कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे, और ज़ाहिर है कि हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर पुरानी मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात होने हैं तो फिर वज़ीर आज़म की जमात के जब एक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी थे तो उन्होंने 2017 की मरदमशुमारी पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को मानकर हमें क्यों यकीन दिलाया था कि या तो नई मरदमशुमारी होगी, हम 5% जो है वो ऑडिट कराएंगे, सैंपल मरदमशुमारी कराएंगे, और उसी को आगे PTI और MKM की हुकूमत ने बढ़ाया और तय किया कि नई मरदमशुमारी हो। फिर PMLN की हुकूमत आ गई शहबाज शरीफ की, और आप देखें कि मरदमशुमारी हो गई। अब जब मरदमशुमारी हो गई तो उसके नताइज का ऐलान करके ये क्यों लोगों को ये शक व शुबा है कि ये गैर ज़रूरी इल्तवा में चला जाएगा इलेक्शन, ये क्यों वसवसे हैं लोगों को? मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। भाई, एक इलेक्शन की कमांड है कि अगर निगरां हुकूमत जो है वो असेंबली और हुकूमत की तहलील के जो उसका मुकर्ररा वक्त से पहले होगी तो 90 दिन मिलेंगे, और लगता है कि 90 दिन की निगरां हुकूमत आ रही है। असेंबली 8 या 9 अगस्त को तहलील हो रही है, तो 90 दिन ठीक है फारूक सत्तार साहब। परवेशा खान साहबा से भी उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। परवेशा साहबा, आपके ख्याल में अगर इत्तेहादी जमातें राज़ी नहीं होती हैं नई हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन पर, तो फिर सियासी मंजरनामा क्या होगा? अभी तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन जो है नई मरदमशुमारी पे होंगे। इससे बाकी पार्टीज का भी ज़ाहिर एक अपना उनका मौक़िफ़ होगा और फिर बैठकर इस पे बात करनी पड़ेगी। अगर नई मरदमशुमारी भी होंगे तो फिर दोबारा ज़ाहिर हल्का बंदियाँ होंगी, उसके लिए वक्त दरकार है, और फिर इसका मतलब है ताख़ीर है। तो इसमें तो फिर क्योंकि हमारी पार्टी ने खतूत लिखे थे हमारे चीफ मिनिस्टर ने, जिनके अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुए हैं, और इस मामले पर मेरे ख्याल में तो कंसल्टेशन भी नहीं हुई है। तो लिहाजा ये सारे सवालात तो फिर बैठकर इन पर फिर हासिल गुफ्तगू होगी, और तमाम पार्टी जिस चीज़ पर एग्री करेंगे वही काम होगा। एक तो अच्छा इसका जो है आइन में वो लिखा हुआ है, जो इलेक्शन नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के लिए देना मैंडेटरी है, तो लिहाजा वो तो वक्त होगा ही होगा। और उसके ऊपर तो फिर ये मुझे नहीं कि इलेक्शन कमीशन को कितना वक्त दरकार होगा उसकी बाकी मामलात जो हैं वो करने का या तैयारी करने का। लेकिन एक वक्त स्टिपुलेटेड है, वो तो आइन में बिल्कुल मेंशन्ड है क्लियरली कि इतना अरसा एक नई मरदमशुमारी के बाद जो चंद माह हैं वो दरकार होते हैं हल्का बंदियों के। ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप चूँकि इत्तेहादी भी हैं इस हुकूमत के, तो जमीयत उलमा इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है मौजूदा हल्का बंदियों पर या नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन के हवाले से? प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट जो है शायद मुशावरत के बगैर है, और इसमें इत्तेहादी जमातों से मशवरा नहीं किया गया। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तो कई महीने इलेक्शन जो है वो आगे चला जाएगा, और इलेक्शन अगर आगे चला जाता तो उसमें इसके साथ साथ जो है ना कुछ अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, और वो अमेंडमेंट्स के लिए जो असेंबली मौजूद नहीं होगी तो मसाइल बढ़ जाएंगे, और इस तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि 8, 9, 10, 11, 12 जो भी इनको सूट करती है अगस्त की, उसमें असेंबली टूटे और उसके बाद जो है ना वो इलेक्शन में जाया जाए, निजाम सेटअप आया और उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए और वक्त के अंदर जाया जाए। अब अगर फर्ज करिए कि ये इसमें नई सेंसस नोटिफाई होती है तो उसके बाद जो है कई महीने का प्रोसेस है, और फिर वो कई महीनों के प्रोसेस के अलावा जो है वो सूबों की जो है सीटें जो है उसमें तब्दीली आ रही है, और जब सीटों में तब्दीली आएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे।
پھر الیکشن کمیشن کو ہر چیز کے لیے جو ہے وہ سرٹن ٹائم، فکس ٹائم مقصد کے لیے وہ دینا پڑے گا. اور یہ اس میں ایسا جو ہے نا وہ پنڈورا باکس کھلے گا جو میرا خیال ہے ملک کے لیے مناسب نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت کے اوپر ہو اور اسی اس میں الیکشن موڈ میں ملک کو ڈال دیا جائے. ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب، پلوشہ خان صاحبہ اور فاروق ستار صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم اور آرمی چیف کا پشاور کا دورہ، سی ایم ایچ میں داخل، باجوڑ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی. مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ تھے. وزیر اعظم کو سیکیورٹی صورتحال اور خودکش دھماکے پر بریفنگ دی گئی. شہباز شریف کا خودکش حملوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے پر اظہار تشویش. کہا افغانستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے. وزیر اعظم کی دھماکے کے زخمیوں کی پشاور منتقلی پر پاک فوج کی کاوشوں کی تعریف. کہا بزدلانہ حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان سے دہشت گردی روکنے کا مطالبہ کر دیا. دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ افغانستان سے بار بار حملے ہوں گے تو جواب دینے کا حق ہے اور جواب دیں گے. افغان حکام کارروائی نہیں کرتے تو افغانستان کے اندر کارروائی آپشن ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو نے دہشت گردی سے مقابلے کے لیے افغانستان کو مدد کی پیشکش بھی کر دی کہ ہم نے افغانستان کی حکومت سے، انٹرم حکومت سے یہ واضح مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اپنا سرزمین کو دہشت گردی کے لیے کسی اور ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے اور ان کو اس کام کو روکنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم مل کے یہ جو ہمارے ہاں بھی دہشت گردی ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی دہشت گردی ہوتا ہے، تو ہم دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اس مسئلے پہ قابو ہوں. بٹ ساتھ ساتھ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کیپیسٹی پہ we can, we understand and everybody is understanding on the capacity front, but no one has the threshold to be understanding as far as ان کا ول ہے یا نیت ہے. ان کا نیت صاف ہونا چاہیے کہ وہ بھی تیار ہو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان بھی تیار ہو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور پھر میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس جیسے ماضی میں بھی ہم نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دلوایا تھا، ایک بار پھر بھی ہم کامیاب ہوں گے. اور پاکستان کی بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش. وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان نے 3 جنگیں لڑیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، جوہری تصادم ہوا تو کوئی نہیں بچے گا. وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر وزیراعظم پاکستان نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی. یہ کہنا تھا کہ بات چیت سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. پاکستان میں معدنیات کے 6 ٹریلین ڈالر کے ذخائر ہیں. تھر میں دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر ہیں. ہم نے 75 سال کے دوران معدنی خزانے پر توجہ نہیں دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان منرل سمٹ ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ کے افتتاحی سیشن سے خطاب. کہا ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا. نیب بھی لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتا رہا. بدعنوان لوگوں کی کرپشن کو نظر انداز کیا گیا. اس ماہ حکومت مدت پوری کر لے گی، انتخابات ہوں گے اور نگران حکومت آئے گی. معدنیاتی منصوبے عوام کی ترقی کا زینہ ہیں. پاکستان میں کام کرنے کے وسیع مواقع ہیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان منرل سمٹ سے خطاب. سپہ سالار نے سرمایہ کاری کو غیر ضروری التوا سے بچانے کا نظام یقینی بنانے کا عزم دہرایا. کہا کہ معاشی بہتری میں کردار ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. امن و خوشحالی کے راستے پر گامزن رہنا ہی استقامت ہے. ہمیں کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے نائب وزیر برائے کان کنی، صنعت اور معدنیات خالد بن صالح المطفر نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے. پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں. سرمایہ کاری سہولت کونسل بیرونی سرمایہ کاری منصوبوں کی فوری تکمیل یقینی بنائے گی. نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی رکھتا ہے. انہوں نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام کو مثبت پیغام قرار دیا. وفد میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے بیرک گولڈ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک برسٹو نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. مارک برسٹو نے وزیر اعظم کو ریکوڈک میں جاری ترقیاتی کام پر پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا. ملاقات میں ریکوڈک منصوبے پر سرمایہ کاری میں حکومتی حصے کی پاکستانی روپوں میں ادائیگی پر اتفاق ہوا.
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीफ ऑफ जर्मन स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंस मैथ ने जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की है और ISPR के मुताबिक दोनों अस्करी सरबराहों के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक में हर शोबे में दो तरफा ताउन में फ़रोग पर इत्तफाक हुआ। जर्मन फ़ौज के सरबराह ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ भी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीफ ऑफ जर्मन स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल की जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक दोनों अस्करी सरबराहों के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक में हर शोबे में दो तरफा ताउन में फ़रोग पर इत्तफाक हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच आज फैसला सुनाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट से बेंच की तश्कील पर एतराज़ खत्म हो जाएगा। चेयरमैन PTI के वकील की फुल कोर्ट बनाने की मुखालिफत, मौक़िफ़ अपनाया कि फुल कोर्ट बनाना इस वक्त बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली को तूल देना है। अटॉर्नी जनरल ने फौजी तहवील में 102 अफराद के नामों की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। इत्तेहादी हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल 20-20 रुपए लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे लीटर मुकर्रर, डीजल 273 रुपए 40 पैसे लीटर हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। वजाहत दी कि IMF से मुआहदे के पाबंद हैं। पिछले 15 रोज में दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी, शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, हमने ऐसा निज़ाम बनाया है जो हुकूमत ख़त्म होने से मुतासिर नहीं होगा। निगरान सेटअप आने के बाद सिंध हुकूमत के मंसूबे चलते रहेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF से मुआहदा करना मजबूरी थी, जाली मैंडेट वाले फ़र्द को हम पर थोपा गया। महंगाई के तूफान में लोगों को रिलीफ दिया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है वो है हाउसिंग प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट जो है मुख्तलिफ अजला में लोगों को ना सिर्फ घर बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन लोगों को उस ज़मीन की मिल्कियत भी दी जा रही है। IMF से डील क्यों करनी पड़ी, तो मुझे मजबूरी तौर पर PTI के चेयरमैन का नाम लेना पड़ेगा। तो उसकी नाअहलियाँ क्या है? अगर आप मुझे मजबूर करोगे कि मुल्क की महंगाई के हालात पूछने के लिए, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये नाअहली किसकी थी जिसने 3.5 साल किन लोगों को बेवकूफ़ बनाया और मसनूई तौर पर जो है वो कोशिशें की कि जो कि नॉन सस्टेनेबल आइडियाज़ थे। अगर नाअहली की बात होगी तो ज़रूर मुझे उसी शख्स का PTI के चेयरमैन का नाम लेना पड़ेगा, ये मेरे लिए मजबूरी है।